Hypothyroidism. We are going to revise hypothyroidism today. Kanupriya is there? Kanupriya? Kanupriya, are you there? Ask everyone to join quickly so that we can start. नहीं वो दूसरा लगा रहेगा, वो लग नहीं रहा, वो लग नहीं रहा। Okay, what is hypothyroidism? What do you mean by hypothyroidism? मैम हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें कि जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं कर पाती। हाँ, hypothyroidism is a condition when the thyroid gland does not produces enough hormones. That's right. Hypothyroidism or underactive thyroid is a condition in which the thyroid gland doesn't produce enough of certain crucial hormones. जो crucial hormones होते हैं, it is not able to produce. The thyroid gland is not so active. Causes क्या क्या होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के? सबसे पहला जो कॉज है दैट इज दी ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो इम्यून डिजीज? मैम जब इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को मतलब हार्म करने लग जाता है और डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, उसकी वजह से कोई भी डिजीज कॉज होती है मतलब। हाँ, तो वो ओके, वेरी गुड। जब इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है दैट इज द ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, then atrophy of the thyroid gland with aging. So at times what happens is with age there is atrophy. atrophy का मतलब क्या होता है? shrinking. जब कोई भी चीज़ साइज में छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, दैट इज नोन एज एट्रॉफी। तो एट्रॉफी होने लगता है थायराइड ग्लैंड का, और अगर थायराइड ग्लैंड की एट्रॉफी होगी, इफ एनी ऑर्गन इज श्रिंकिंग, तो उसका फंक्शन भी ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, राइट? सो एट्रॉफी की वजह से जो थायराइड हॉर्मोन्स है वो सही से सिक्रीट नहीं हो पाएंगे एंड इट मे लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म. Therapy for hyperthyroidism. Now what happens is many a times कभी ऐसा होता है कि लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपर होता है मतलब जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होता है and it produces a lot of hormones, thyroid hormones. तो ये जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, इसका जब ट्रीटमेंट देते हैं हम लोगों को, जैसे कि रेडियो एक्टिव आयोडीन, हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोगों को रेडियो एक्टिव थायराइड आयोडीन देते हैं, या फिर हम एंटी थायराइड मेडिकेशंस देते हैं, या फिर हम थायरॉयडेक्टमी करते हैं। थायरॉयडेक्टमी में हम पार्शली या कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं थायराइड ग्लैंड को। तो उस केस में क्या होता है, इसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। एक टाइम के बाद क्या होगा, पेशेंट विल हैव हाइपोथायरॉयडिज्म. मेडिकेशन सच एज लिथियम आयोडीन कंपाउंड एंटी थायराइड मेडिकेशंस. तो लिथियम किस में देते हैं हम, कब देते हैं लिथियम? एनी आइडिया? लिथियम हम मेनिया पेशेंट्स को देते हैं. इट इज़ अ साइकेट्रिक ड्रग. इट इज़
गिवन टू मेनिया पेशेंट्स. मेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स जिन्हें होता है, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे सेकेट्री में. बाइपोलर डिसऑर्डर इज द डिसऑर्डर जहाँ पे देर आर पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड देर आर पीरियड्स ऑफ मेनिया. मेनिया का मतलब होता है इम्पल्सिव बिहेवियर होता है पेशेंट का. द पेशेंट, इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ डिप्रेशन. जैसे डिप्रेशन में द पर्सन इज वेरी लो, द पर्सन फील्स वेरी लो एंड आइसोलेटेड. लेकिन मेनिया में क्या होता है कि पर्सन इज हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, एकदम से उनको गुस्सा आ जाएगा और ज़्यादा खुश नज़र आता है. तो दैट इज मेनिया. नेक्स्ट ईयर यू विल बी स्टडिंग इन सेकेट्री. तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स में क्या होता है, देर आर पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन फॉलोड बाय मेनिया देन डिप्रेशन. तो कभी भी पेशेंट एक सा नहीं रहता. पेशेंट के एक टाइम पे डिप्रेशन होगा और फिर दूसरी टाइम पर मेनिया होगा. तो दैट इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर. तो तब बाइपोलर डिसऑर्डर्स में हम पेशेंट्स को लिथियम देते हैं. iodine compound, any medications which have iodine compound. There are many medications which have iodine compound. और iodine compound हम ज़्यादातर तब इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट का आयोडीन डेफिशिएंसी हो, तब हम पेशेंट को आयोडीन देते हैं एज अ मेडिकेशन. या फिर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए देते हैं. तो आयोडीन कंपाउंड ज़्यादा लेने की वजह से भी, इफ आयोडीन is deficient in body, even then the patient will have hypothyroidism. और अगर आयोडीन एक्सेस है बॉडी में तब भी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा. मेक दिस वेरी क्लियर. डेफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग थायराइड हॉर्मोन्स. ठीक है. आयोडीन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल कब होता है बॉडी में, थायराइड हार्मोन्स को बनाने में आयोडीन का इस्तेमाल होता है. तो अगर आयोडीन प्रॉपर रेंज में नहीं है, कम है बॉडी में, तो थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे. लेकिन अगर आयोडीन बहुत ज़्यादा है बॉडी में, अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम एंड थायराइड हार्मोन सही से नहीं बन पाएंगे. देन एंटी थायराइड मेडिकेशन कौन सी है, which one is anti-thyroid medication? Since I have already taken these two topics, so you must be knowing कि hyperthyroidism में हम कौन सी medication देते हैं. कौन सी medication देते हैं hyperthyroidism में? कौन सी medication देते हैं hyperthyroidism में? एंटी-थायराइड मेडिकेशन कौन सी है? BSc second years, I have already taken this topic. मैम प्रोपाइल थायोयूरेसिल. प्रोपाइल थायोयूरेसिल. ओके. कितनी देर में सर्च किया इंटरनेट पे? Propyl thiouracil is the medication, anti-thyroid medication which we give for hyperthyroidism. Radiation to head and neck for treatment of head and neck cancers. तो जब रेडिएशन थेरेपी हम करते हैं उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि हेड और नेक की जब हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं कि थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है एंड इट लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है. नेक्स्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी एंड आयोडीन एक्सेस. तो जब आयोडीन कम होगा बॉडी में या ज़्यादा होगा, उन दोनों केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है. इनफिल्ट्रेटिव डिजीज ऑफ द थायराइड. इनफिल्ट्रेटिव डिजीज ऑफ द थायराइड मतलब होता है कि एट टाइम्स देर आर सम प्रोटीन्स or some granules which get deposit on the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड पे कुछ प्रोटीन्स या ग्रैन्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से देयर इज पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड और उसका फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाता है. इट स्टार्ट्स गेटिंग इम्पेयर्ड और उस केस में भी
पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा. इज दैट क्लियर? If thyroid deficiency is present at birth, it is referred to as cretinism. तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों में दैट थायराइड डेफिशिएंसी या हाइपोथायरॉयडिज्म बाय बर्थ होता है एंड दैट इज नोन एज क्रिटिनिज्म. बाय बर्थ अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो बच्चा ना बहुत ज़्यादा हाइपो एक्टिव होगा. जो नॉर्मल जो बच्चे की एक्टिविटी होती है ना, वो नॉर्मल एक्टिविटी कम होगी, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी से कम होगा बच्चा. ठीक है. दूसरा, अगर बच्चे को बचपन से ही हाइपोथायरॉयडिज्म है, देन देयर माइट बी प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. ब्रेन डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है. और क्या हो सकता है? आई थिंक पीडियाट्रिक आप नेक्स्ट ईयर ही पढ़ोगे. और ये जो क्रिटिनिज्म होता है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है बाय बर्थ, ये इनसफिशिएंट आयोडीन इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से होता है. अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर इज नॉट टेकिंग आयोडीन सफिशिएंटली, देन इट कैन लीड टू इनसफिशिएंट dietary iodine intake. It can lead to cretinism. Is that clear? Yes, ma'am. So what are the symptoms of hypothyroidism? क्या हो सकते हैं symptoms? सिम्टम्स क्या क्या होंगे? थायराइड हॉर्मोन्स किस चीज में हेल्प करता है? पहले ये बताओ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन? थायराइड हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? BSc second years. Anshika, tell me what are the functions of thyroid hormone? This is the topic from first year. थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं? किस चीज में हेल्प करता है थायराइड हार्मोन? Anshika is there. See, I'll not put your present unless you give me the answer. I'm not going to mark you present today. Ayushi? Aradhana? Aradhana, are you there? Yes. Yes, ma'am. Good morning, Aradhana. Good morning, ma'am. What are the functions of thyroid hormone? थायराइड हार्मोन की क्या फंक्शंस होते हैं आराधना? आई अंडरस्टैंड दिस इज द मॉर्निंग सेशन, बट थोड़ा तो जाग जाओ अब. मैम हेल्प मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. Okay, it helps in metabolism,
ग्रोथ में हेल्प करता है, बच्चों के लिए हेल्प करता है, दैट्स राइट, लेकिन फॉर अडल्ट्स इट ओनली हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मैं तो अगर अगर थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? मैम प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ तो बेटा बच्चों में होगा ना, अडल्ट्स में क्या होगा? अगर मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड है, if the metabolism, what do you mean by metabolism? मैम मेटाबॉलिज्म it is a process in our body to chemical reaction maintaining the level, मतलब सेल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं मेंटेन करता है। ये दो टाइप से, तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी, एंड एनाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसमें ज्वाइन होंगे सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए इन बॉडी में। हाँ, तो अगर अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो देयर विल बी एक्सट्रीम फैटीग, राइट? अगर अगर आप खाना खा रहे हो लेकिन वो खाना पच नहीं रहा है, मतलब कि उससे आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा? देयर विल बी एक्सट्रीम फटीग, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे नहीं रहेगा, पेशेंट हर थोड़ी देर में थक जाएगा। So that is known as extreme fatigue. Then there will be hair loss, brittle nails and dry skin. Hair loss, brittle nails and dry skin, क्योंकि proper hair loss या brittle nails तब होते हैं जब proper nutrition नहीं मिल पाता. Now here the patient might be taking proper nutrition, but still the patient may have hair loss, brittle nails, because the metabolism is not proper over here. पेशेंट में कंप्लेन ऑफ होर्सनेस, तो होर्सनेस ऑफ वॉइस कब होती है? या तो थायराइड ग्लैंड बढ़ गया है साइज में, अगर थायराइड ग्लैंड साइज में बढ़ गया है तो तब द पेशेंट विल हैव होर्सनेस ऑफ वॉइस। होर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब कि पेशेंट की जो आवाज़ होगी वो भारी होगी। ठीक है, menstrual disturbances such as menorrhagia and or amenorrhea occurs in addition to loss of libido. तो ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म वाले केसेस में पेशेंट में हैव एमिनोरिया। एमिनोरिया मतलब क्या होता है मैम? स्टॉप ऑफ मेंसेस। मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं होता। मेंसुरेशन रुक जाता है, मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ और 2 months। एमिनोरिया का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि कंप्लीटली सिजेशन हो जाना मेंसुरेशन का, नहीं। एमिनोरिया मतलब ये है कि दे माइट बी अ पीरियड, मतलब दे माइट बी मंथ्स व्हेन पेशेंट इज नॉट हैविंग मेंसुरेशन, और फिर उसके बाद दे माइट बी रेगुलर मेंसुरेशंस। तो कुछ पीरियड के लिए एमिनोरिया हो सकता है, या इनके जो पीरियड्स होते हैं इन पेशेंट्स के वो रेगुलर नहीं होते, कभी उनको किसी मंथ पीरियड होगा, किसी मंथ पीरियड नहीं होगा, और अगर पीरियड होता भी है तो देर इज़ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में देर इज़ हेवी ब्लीडिंग। ठीक है, तो दे डोंट हैव अ प्रॉपर menstrual cycle. Either they will have amenorrhea where there will be cessation of periods, or they will have menorrhagia where the periods are very heavy, the bleeding is very heavy. In addition to loss of libido, libido is the sexual desire, so the patient can even experience loss of libido. The patient usually begins to gain weight even without an increase in food intake. तो क्या होता है कि patient usually begins to gain weight. अब patient food
पेशेंट इज हैविंग फटीग, एक्सट्रीम फटीग। तो अगर पेशेंट को ज़्यादा फटीग है तो हर थोड़ी देर में पेशेंट विल इनटेक फूड, क्योंकि पेशेंट को लगेगा अगर मैं खाना खाऊंगा तो शायद मुझे एनर्जी आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड इनटेक करेगा, लेकिन उससे एनर्जी नहीं आती है उसको, उसका वेट इंक्रीज होता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म लो है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म उसका लो है, इसलिए उसका वेट इंक्रीज होता रहता है। सो ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में आप देखना उनका वेट ज़्यादा होगा। The patient often complains of being cold even in a warm environment. So this is very important for hypothyroidism patients. Those who have hypothyroidism, for them यहाँ दिल्ली के विंटर्स में it is very difficult for them to survive. उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, और अगर थोड़ा सा हल्का भी ठंडा हो तो तब भी पेशेंट्स को ज़्यादा सर्दी लगती है। दैट इज़ बिकॉज दे हैव हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता। अगर मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा तो पेशेंट की बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हीट प्रोड्यूस होता है। अगर हमारी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं सही से, तो हीट भी सही से प्रोड्यूस नहीं होगा। इफ़ द केमिकल रिएक्शंस आर नॉट टेकिंग प्रॉपर्ली, then the heat is also not going to be produced properly, and so the patient will feel cold even in a warm environment. Is that clear? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? मैम इस वाले पॉइंट में ये लिखा है द पेशेंट विल बिगिंस टू गेन वेट इवन विदाउट एन इंक्रीज इन फूड इनटेक, मतलब वो खाना मतलब इंक्रीज नहीं कर रहा है तब भी वेट गेन हो रहा है। अगर वो खाना इंक्रीज नहीं भी कर रहा है तब भी दे विल बी गेन इन वेट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीम फटीग की वजह से दे स्टार्ट ईटिंग मोर, बट इवन इफ दे आर नॉट ईटिंग मोर, even if they are not eating anything, because their metabolism is low, अगर वो खाना नहीं भी खा रहे हैं ज़्यादा, हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा ही खा रहे हैं, तब भी उनका वेट इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात? The skin becomes thickened because of an accumulation of mucopolysaccharides in the subcutaneous tissue. तो subcutaneous tissue में there might be accumulation of mucopolysaccharides, and so the skin becomes thick. The hair thins and falls out, and the face become expressionless and mask-like. तो ज़्यादातर इन पेशेंट्स में फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होता है, मास्क लाइक फेस होती है, और हेयर्स बिकम थिन एंड दे फॉल्स आउट। Patients with unrecognized hypothyroidism who are undergoing surgery are at increased risk of intraoperative hypotension, post-operative heart failure and altered mental status. तो सपोज इसीलिए सर्जरी से पहले हम पूरा टेस्ट, ओवरऑल बॉडी टेस्ट करवाते हैं। थायराइड ग्लैंड का टेस्ट होने दो या कुछ भी, कोई भी टेस्ट होने दो, वी परफॉर्म ओवरऑल बॉडी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, अगर इन केस ऐसा हुआ कि पेशेंट का पता ही नहीं चला कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म था और फिर हमने सर्जरी कर दी, सर्जरी के दौरान दे कैन बी इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम से फॉल होने लगता है, और सर्जरी के बाद दे माइट बी पोस्ट ऑपरेटिव हार्ट फेलियर और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, बिकॉज सर्जरी के दौरान हम एनेस्थीसिया भी देते हैं, और पोस्ट एनेस्थेटिक चेकअप में हम पूरे टेस्ट कराते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट होने दो, या किडनी फंक्शन टेस्ट होने दो, या LFT होने दो, सारे टेस्ट किए जाते हैं सर्जरी से पहले इन पोस्ट एनेस्थेटिक चेकअप। फिर पोस्ट एनेस्थेटिक चेकअप में द एनेस्थेटिस्ट दे गो थ्रू ऑल द रिपोर्ट्स एंड दे आस्क फॉर फ्यू क्वेश्चंस लाइक कोई एडिक्शन तो नहीं है, जैसे टोबैको एडिक्शन हो गया, अल्कोहल एडिक्शन हो गया, या फिर
एनी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई भी सब्सटेंस से एडिक्शन तो नहीं है। अगर कोई एडिक्शन होता है तो तब भी सर्जरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। और फिर उसके बाद मेडिकेशंस के बारे में पूछा जाता है पोस्ट एनेस्थेटिक प्री एनेस्थेटिक चेकअप में, प्री एनेस्थेटिक चेकअप में मेडिकेशंस के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से मेडिकेशंस आप लेते हैं। उसके बाद ही एनेस्थेटिस्ट दे डिसाइड वेदर द सर्जरी शुड बी डन और नॉट। तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप आपने पहले पढ़ा है इन प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में आपने प्री एनेस्थेटिक चेकअप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस मैम। हाँ। All patients with hypothyroidism, the effects of analgesic agents, sedatives and anesthetic agents are prolonged. Special caution is necessary in administering these agents to elderly patients because of the concurrent changes in liver and renal functions. तो जितने भी हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स हैं उनमें जो एनाल्जेसिक एजेंट्स या सेडेटिव एजेंट्स या एनेस्थेटिक एजेंट्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। इसीलिए अगर कोई हाइपोथायरॉयड का पेशेंट है एंड ही इज़ अंडरगोइंग अ सर्जरी तो एनेस्थीसिया से पहले हम उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराते हैं। और अगर कभी पेशेंट को थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी हम एनेस्थीसिया से पहले इन प्री एनेस्थेटिक चेकअप दैट इज़ PAC प्री एनेस्थेटिक चेकअप में हम थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराते हैं। क्योंकि अगर हम थायराइड फंक्शन टेस्ट नहीं करवाएंगे तो और हमने एनेस्थीसिया दे दिया तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट कैन हैव ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस और ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट कैन ऑल्सो हैव हाइपोटेंशन। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो एनेस्थीसिया हम जब दे रहे हैं पेशेंट को तो कितना एनेस्थीसिया हमें देना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हम नहीं दे सकते। अगर हम देंगे तो पेशेंट विल हैव अ प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट और उनके मेंटल स्टेटस पे भी इफेक्ट हो सकता है। Special caution is necessary in administering these agents to elderly patients because of the concurrent changes in liver and renal function. तो एज के हिसाब से भी एनेस्थीसिया का डोज अलग होता है। That's why before surgery, pre-anesthetic checkup is very important. In pre-anesthetic checkup, they just not check all the reports. उसमें ये भी चेक करते हैं कोई एडिक्शन तो नहीं है, क्योंकि एडिक्शन अगर किसी चीज़ का है, कोई अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है तो तब भी पेशेंट को हम ज़्यादा डोज में एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। ठीक है। और इसके अलावा एज, क्या एज है पेशेंट की, उस हिसाब से भी एनेस्थीसिया की डोज डिसाइड होती है। मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग हम देते हैं पेशेंट को? कौन सी ड्रग देते हैं पेशेंट को? लिवोथायरॉइड। लिवोथायरॉइड नहीं, लिवोथायरॉक्सिन। लिवोथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन नाम से एक ड्रग आती है लिवोथायरॉक्सिन। तो ये हम पेशेंट को देते हैं। इज़ अ प्रिफर्ड प्रिपरेशन। लिवोथायरॉक्सिन इज़ एक्चुअली इज़ द जेनेरिक नेम और इसके बहुत सारे अलग अलग नाम भी होते हैं। इट इज़ द प्रिफर्ड प्रिपरेशन फॉर ट्रीटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म. Any patient who had hypothyroidism for a long period is almost certain to have elevated serum cholesterol, atherosclerosis and coronary artery disease. क्यों होगा ऐसा? जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों?
क्यों होता है ऐसा? थिंक एंड टेल मी, क्यों होगा ऐसा? जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत समय से है उन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? मैम ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो नहीं पा रहा है, तो जो फैट होगा वो भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा उसका बॉडी में अच्छे से, तो वेरी उसकी वजह से प्लेग जो होता है वो इकट्ठा हो सकता है, उसकी वजह से हाँ, वेरी अथेरोस्क्लेरोसिस वेरी होगा। गुड। बिकॉज पेशेंट का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा है तो फैट डिपॉजिट होने लगेगा ऑन द आर्टरीज, वेदर ऑन द कोरोनरी आर्टरीज और एनी आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो अगर प्लैक जमा होने लगेगा या सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, देन पेशेंट कैन हैव अदर कॉम्प्लिकेशंस. The nurse must monitor for myocardial ischemia or infarction, which can occur in response to therapy in patient with severe long-standing hypothyroidism or myxedema coma. तो हाइपोथायरॉयडिज्म का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्सेडीमा कोमा. तो अगर पेशेंट को ज़्यादा दिनों तक हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वी नीड टू लुक फॉर दीज कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है, एमआई भी हो सकता है, क्योंकि प्लैक डिपॉजिट हो रहा है कोरोनरी आर्टरीज पे, तो इस वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, जैसे कि myxedema coma. The nurse must also be alert for signs of angina, especially during early phase of treatment. If detected, it must be reported and treated at once to avoid a fatal myocardial infarction. तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में पेशेंट को एंजाइना हो. एंजाइना, व्हाट इज एंजाइना? मैम चेस्ट पेन. चेस्ट पेन, राइट. सो पेशेंट को स्टार्टिंग में चेस्ट पेन होगा, और अगर ये चेस्ट पेन को हमने नज़रअंदाज कर दिया तो आगे जाकर ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है. If angina or dysrhythmias can occur, thyroid hormone administration must be discontinued immediately. Later, when it can be resumed safely, it should be prescribed cautiously at a lower dosage and under the close observation of the physician and the nurse. तो अगर पेशेंट को एंजाइना हो रहा है या डिसरिथमिया हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसरिथमिया? मैम एंजाइना इज, इरेगुलरिटी. हाँ, और डिसरिथमिया क्या होता है? इरेगुलरिटी इन हार्ट रिदम. वेरी गुड. इरेगुलरिटी इन हार्ट रिदम. तो जो ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी होता है, नॉर्मल ईसीजी से अगर थोड़ा सा डिफरेंसेस है ईसीजी में, दैट इज नोन एज डिसरिथमिया. ठीक है. तो डिसरिथमिया अगर पेशेंट का दिखाई दे रहा है या एंजाइना दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम के लिए हमें थायराइड हार्मोन के मेडिकेशंस जो हैं डिसकंटिन्यू करने हैं फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, और बाद में हम इसको रेज्यूम कर सकते हैं व्हेन द एंजाइना और डिसरिथमिया हैज़ बीन, जब ये ठीक हो जाता है तो बाद में हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एट अ लोअर डोजेज. स्टार्ट हम लोअर डोजेज से करेंगे, और फिर जब ये ठीक हो, एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाए, तो हम नॉर्मल डोजेज पे आ सकते हैं इसके. Prevention of medication interactions. Now, what do you mean by medication interaction? क्या होता है medication interaction? मैम जब दो मेडिकेशंस एक साथ चल रही होती हैं तो एक मतलब दोनों को एक साथ देने से एक का इफेक्ट कम हो सकता है, हाँ, तो एक वो का होता है इफेक्ट कम इंटरेक्शन. भी हो सकता है और एक का इफेक्ट बढ़ भी सकता है. जब दो मेडिकेशन एक साथ चल रही हैं तो कई बार इंटरैक्शन होता है बॉडी में, और एक का इफेक्ट ज़्यादा भी हो सकता है और एक का कम भी हो सकता है. ठीक है, दैट इज नोन एज मेडिकेशन इंटरैक्शन.
तो थायराइड हार्मोन में इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल विच में नेसेसिटेट एडजस्टमेंट इन द डोसेज ऑफ इंसुलिन और ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स इन पेशेंट विद डायबिटीज। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस भी है और किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म भी है और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए वो मेडिकेशंस ले रहा है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हम उसको थायराइड हार्मोन, जो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन लीवोथायरॉक्सिन क्या होता है, ये सिंथेटिक थायराइड हार्मोन ही है। तो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन हम पेशेंट को दे रहे हैं। तो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन से क्या होगा कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, इंसुलिन या ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स को एडजस्ट करना है, ठीक है, इनके डोज को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ही डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ में हम क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। तो इसीलिए इंसुलिन के डोजेज को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे या ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि Yes, अगर ma'am. थायराइड हार्मोन हम बाहर से पेशेंट को दे रहे हैं तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है बॉडी में और हमें क्या करना पड़ता है, डोसेज ऑफ इंसुलिन एंड ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, उनके डोज को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल अपनी नॉर्मल रेंज में रहे। Thyroid hormone may also increase the pharmacologic effect of digitalis glycosides, anticoagulant agents, and indomethacin. Indomethacin and phenytoin and tricyclic antidepressive agents may increase the effect of thyroid hormone. Okay. तो थायराइड हार्मोन की वजह से डिजिटालिस किस में देते हैं हम? Digitalis drug is given for what? It is a very common drug और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट ये है कि अगर पेशेंट का पल्स रेट 60 से नीचे है तो तब हम पेशेंट को डिजिटालिस या डिजॉक्सिन नहीं देंगे। आप लोगों ने मेट्रो हार्ट में काम किया है, यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट को डिजॉक्सिन देते हैं। क्यों देते हैं? या डिजिटालिस देते हैं। डिजॉक्सिन का दूसरा नाम डिजिटालिस होता है, डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड। क्यों देते हैं हम डिजिटालिस? क्यों देते हैं हम डिजिटालिस? डिजिटालिस, आप लोगों का कार्डियो हो गया? हैव यू स्टडीड कार्डियो? हाँ, कार्डियो इस ईयर में है कि नेक्स्ट ईयर में है? मैम इसी में है। इसी ईयर में है। तो आपका कार्डियो हो गया? यस मैम। तो आप लोग को क्यों नहीं पता डिजिटालिस किस में देते हैं? डिजिटालिस हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले केसेस में हम डिजिटालिस देते हैं या फिर हम डिसरिथमिया वाले पेशेंट्स को भी डिजिटालिस देते हैं। इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो। डिजिटालिस क्या करता है, इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो। हार्ट फेलियर में क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप ब्लड प्रॉपरली। तो डिजिटालिस क्या करता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आई बात? और अगर पल्स रेट 60 से कम है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव डिजिटालिस टू पेशेंट, ठीक है। ये बात को हमेशा याद रखना कि डिजिटालिस देने से पहले वी नीड टू मॉनिटर वाइटल साइंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने वाइटल साइंस मॉनिटर नहीं किया और हमने डिजिटालिस दे दिया पेशेंट को, देन द पेशेंट माइट हैव कार्डियक अरेस्ट। एंटीकोगुलेंट एजेंट्स, एंटीकोगुलेंट एजेंट्स हम कब देते हैं?
एंटीकोगुलेंट एजेंट्स हम कब देते हैं? कब देते हैं एंटीकोगुलेंट एजेंट्स? बीएससी सेकेंड ईयर, पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ लिया आप लोगों ने। एंटीकोगुलेंट एजेंट्स कब देते हैं? Anticoagulant agents we give to prevent what? What do you mean by coagulation? Coagulation क्या होता है? Coagulation का मतलब क्या होता है? Again anticoagulant, clotting, right? To prevent clotting. तो clotting, ये clotting कब होती है? कब होती है ये clotting? Have you studied the pathophysiology of myocardial infarction? Clotting कब होती है ये? जब प्लैक डिपॉजिट होता है। प्लैक डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं उनके कई बार ये प्लैक जो है फट जाता है, और फटने की वजह से जो आर्टरीज की वॉल है वो थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर क्लॉटिंग होने लगती है, और इस क्लॉट की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होना कम हो जाता है। तो तब हम एंटीकोगुलेंट एजेंट्स देते हैं। जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, जितने भी मायोकार्डियल या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स हैं या अथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स हैं, उन सबको हम एस्पिरिन देते हैं। क्यों देते हैं हम एस्पिरिन? एस्पिरिन का दो काम होता है, दो एक्शन होते हैं एस्पिरिन के। वन, इट इज़ अ पेन किलर, इट इज़ NSAID। What is NSAID? Non-steroidal anti-inflammatory drug। ये NSAID है, एस्पिरिन इज एन NSAID। लेकिन इसका एक और काम होता है एंड दैट इज एंटीकोगुलेंट। इट इज एन एंटीकोगुलेंट एजेंट। समझ में आई बात? आप लोगों ने केस स्टडी बनाई होगी मेट्रो हार्ट में, और यहाँ पे सभी पेशेंट्स को हम ज़्यादातर सभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट्स को हम एस्पिरिन देते हैं। और एस्पिरिन किस लिए देते हैं? बिकॉज इट इज़ एन एंटीकोगुलेंट। समझ आई बात? यस मैम। इंडोमीथासिन कब देते हैं? व्हेन डू यू गिव इंडोमीथासिन? इंडोमीथासिन हम तब देते हैं जब पेशेंट को अर्थराइटिस हो। ठीक है, जॉइंट स्टिफनेस की वजह से, जॉइंट स्टिफनेस में हम इंडोमीथासिन देते हैं। तो इन सारे एजेंट्स, ये सारे जितने भी ड्रग्स हैं, इनका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो थायराइड हार्मोन इंक्रीज कर देता है। मतलब इनका इफेक्ट जो है बढ़ जाता है बॉडी में जाने के बाद। अगर पेशेंट थायराइड हार्मोन भी ले रहा है और ये सारे ड्रग्स भी ले रहा है पेशेंट, तो इनका जो इफेक्ट है वो बॉडी में जाने के बाद बढ़ जाता है। नेक्स्ट, फेनिटोइन एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एजेंट्स में इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन। तो फेनिटोइन हम कब देते हैं पेशेंट को? व्हेन डू यू गिव फेनिटोइन? व्हेन डू यू गिव फेनिटोइन? When do you give phenytoin? अच्छा, आप लोगों ने न्यूरो अभी पढ़ा नहीं है ना, शायद नेक्स्ट ईयर होगा ना न्यूरो आपका, बीएससी सेकेंड ईयर्स। न्यूरो इस साल है कि नेक्स्ट ईयर है?
मैम फार्मा में इसी है। मैम सीजर्स में देते हैं। वेरी गुड। एपिलेप्सी में देते हैं, एपिलेप्सी या सीजर्स में हम फेनिटोइन देते हैं पेशेंट को। देन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कब देते हैं हम? When do you give tricyclic antidepressants? ट्राईसाइक्लिक जैसे ये नाम बता रहा है एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है ये, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट इज नथिंग बट एंटी डिप्रेसेंट एजेंट जो डिप्रेशन के वक्त हम देते हैं पेशेंट को। एंड दीज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स इट इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है। बोन लॉस एंड ऑस्टियोपोरोसिस में ऑल्सो अकर विथ थायराइड थेरेपी। तो अगर किसी पेशेंट को कोई पेशेंट अगर थायराइड थेरेपी ले रहा है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। सपोर्टिव थेरेपी, arterial blood gases may be measured to determine carbon dioxide retention and to guide the use of assisted ventilation to combat hypoventilation. तो अगर पेशेंट का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो तब हम ABG करते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट नीडेड। Oxygen saturation levels should be monitored using pulse oximetry. Fluids are administered cautiously because of the danger of water intoxication. तो फ्लूइड हम एडमिनिस्टर करते हैं बट कॉशियसली वी एडमिनिस्टर। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हम यहाँ पे ज़्यादा मॉनिटर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीटिंग पैड्स इट्स अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड मे लीड टू वैस्कुलर कोलैप्स। तो ज़्यादा ऐसा भी नहीं करना है कि एक्सटर्नल हीट हम प्रोवाइड करें पेशेंट को। अगर पेशेंट इज़ फीलिंग कोल्ड, क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोवाइड करने की वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं। If hypoglycemia is evident, concentrated glucose may be prescribed to provide glucose without precipitating fluid overload. तो अगर ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है पेशेंट को तो हम कंसनट्रेटेड ग्लूकोज दे सकते हैं। कंसनट्रेटेड ग्लूकोज जैसे कि 25% डेक्सट्रोज या 50% डेक्सट्रोज, ये कंसनट्रेटेड ग्लूकोज होता है। ठीक है। और जो DNS है ये कंसनट्रेटेड ग्लूकोज नहीं है, या जो D5 है ये कंसनट्रेटेड ग्लूकोज नहीं है। D5 इज नॉट अ कंसनट्रेटेड ग्लूकोज बट 25% dextrose or 50% dextrose is a concentrated glucose. Nursing management. So you tell me what are the nursing diagnosis? What can be the nursing diagnosis for these patients? नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं इन पेशेंट्स के लिए? मैम एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, वेरी गुड। रिलेटेड टू फैटिगनेस। related to fatigue, okay, as evidenced by मैम एज एविडेंस्ड बाय वर्बलाइजेशन और ऑब्जर्वेशन। okay. Then risk for imbalanced body temperature. The body temperature will not be balanced. There might be a risk of imbalanced body temperature. Then constipation related to depressed gastrointestinal function. Patient may have constipation because of depressed gastrointestinal function. Then there might be deficient knowledge about the therapeutic regimen for lifelong thyroid replacement therapy. तो जो hypothyroid वाले patient होते हैं they have to take thyroid replacement therapy या फिर thyroid hormone medications for lifelong. तो you need to educate them कि ये medication आपको lifelong लेनी है, और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो they will be again a relapse. ठीक है, symptoms आपके वापस आएंगे
और इन्हें कभी भी हम एकदम से नहीं छोड़ सकते। हमेशा जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स के टेस्ट के हिसाब से हमें देखना है कि ये सही, अगर सही वैल्यूज़ इसकी आ गई हैं तो हमें उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि कितना हम रिड्यूस कर सकते हैं। स्लोली करके रिड्यूस करते हैं, एकदम से अब्रप्टली हम मेडिकेशंस को नहीं छोड़ते। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिप्रेस्ड वेंटिलेशन, तो जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉम्प्लिकेशन होता है मैक्सिडिमा कोमा। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज डिप्रेस्ड वेंटिलेशन। तो अगर ऐसा है, पेशेंट का डिप्रेस्ड वेंटिलेशन है, देन यस वी आर गोइंग टू परफॉर्म ABG and we can also keep the patient on ventilator. We are going to monitor oxygen saturation or heating pads. एज आई टोल्ड यू, हीटिंग पैड्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे पेशेंट को, बिकॉज उससे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाता है पेशेंट का। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायरॉयडिज्म में का, इसकी वजह से अगर मैक्सिडिमा कोमा होता है तो उस वजह से वेंटिलेशन डिप्रेस होता है। ऐसे नॉर्मली वेंटिलेशन डिप्रेस नहीं होता, ठीक है। Disturbed thought process related to depressed metabolism and altered cardiovascular and respiratory status. So there can be disturbed thought process related to depressed metabolism. Because of depressed metabolism, there can be depressed thought process. Most of the patients having hypothyroidism, they have depression also. डिप्रेशन भी होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। ज़्यादातर पेशेंट्स जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है उन्हें डिप्रेशन होता है। तो दैट्स व्हाई दिस nursing diagnosis is used, depressed thought process. That's all with the topic. Do you have any doubt? Do you have any doubt? मैम इसमें एंटी डिप्रेसेंट एजेंट दे रहे हैं, तो वो थायराइड हार्मोन को कैसे इंक्रीज करेगा? इट इज़ अ फार्माकोलॉजिकल इंटरैक्शन कि जो एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है वो थायराइड हार्मोन को इंक्रीज नहीं करेगी। जो थायराइड थेरेपी, थायराइड हार्मोन थेरेपी जो हम दे रहे हैं, लीवोथायरॉक्सिन दे रहे हैं, उसके इफेक्ट को इंक्रीज करेगी। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन डज नॉट इंक्रीजेस थायराइड हार्मोन, it will increase the effect of the levothyroxine. समझ में आई बात? ओके मैम। Anything else? Any doubt? No, ma'am. समझ में आया कनुप्रिया? Yes, ma'am.